सो हेलो एवरीवन, न्यू डे की न्यू एनर्जी के साथ केमिस्ट्री की दुनिया में आप सबका वेलकम है। केमिस्ट्री, केमिकल की मिस्ट्री। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसका लास्ट सेक्शन, राइट। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो हमने डिस्कस कर लिया। अभी वाले टॉपिक ऐसे हैं, सिर्फ डेफिनेशन डेफिनेशन सी इसमें इंपॉर्टेंट है, उसी लेवल का आपने पढ़ना है। आई होप कि आपको चीजें समझ आएंगी और आपने पढ़ी भी होंगी, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि ये आपका लास्ट डे रहेगा जिसमें कि आपको केमिस्ट्री पढ़नी है। सो आई होप कि आप सबने अपना बेस्ट ही किया होगा, कोशिश की होगी अच्छे तरीके से पढ़ने की। तो राइट, देखिए आपको पता है कल हमने लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल बॉन्डिंग, स्टेट ऑफ मैटर, एसिड एंड बेस, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, पॉलीमर, ये सारे डिस्कस किए थे। अब आगे रेडॉक्स रिएक्शन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। हाइड्रोजन, बायोमोलिक्यूल, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, एनवायरमेंट पॉल्यूशन हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया, वो नहीं करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी हम थोड़ा से चीजें डिस्कस करेंगे, सारे नहीं, राइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। तो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपको याद रखना है कि ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और इसके तीन कंसेप्ट आते हैं। दूसरी चीज, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है, और फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, और ईएमएफ क्या होता है, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यही चीजें इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। सो वन बाय वन हम फटाफट से इसकी डेफिनेशन से पढ़ लेते हैं। तीन कंसेप्ट आते हैं, चाहे आप इनको अभी नोट डाउन कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के कंसेप्ट। तो ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ए ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो जहां पे ऑक्सीजन ना हो वहां पे अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की एडिशन हो रही है तो वो भी वैलिड है। या दूसरा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव फैक्टर। तो या तो रिमूवल होगा हाइड्रोजन का या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का। अब देखो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, जरूरी नहीं है कि यही एग्जाम्पल आपको पेपर में आए, आपको कोई भी एग्जाम्पल आ सकता है। इसीलिए हम यहाँ पे बस मेन सी चीजें डिस्कस करेंगे, राइट। फिर आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो देते हैं ऑक्सीजन को और रिमूव करते हैं हाइड्रोजन को। फिर रिडक्शन, रिडक्शन अगर आपको एक चीज याद है तो दूसरी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, क्योंकि वो उससे अपोजिट रहेगा। सो रिडक्शन आ जाता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और आ जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेगेटिव एलिमेंट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और जो हाइड्रोजन को देता है वो रिड्यूसिंग एजेंट, यानी जिस जहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है वो रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करते हैं, और जहां पे रिडक्शन हो रही है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पेपर में ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, इससे क्वेश्चन आते हैं, राइट। अच्छा मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉनिक के कंसेप्ट में ऑक्सीडेशन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने पढ़ा ही होगा, आपको लर्न करने के लिए चीजें दी थी। क्या आ जाता है, आपने कहा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। अब लॉस होता है जब इलेक्ट्रॉन का, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो जाएगा। अपोजिट रिडक्शन आ जाता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन करने पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है। एक ये कंसेप्ट आ जाएगा। अब माना किसी के ने 3 लिए थे पहले, टिक किया था, अगर वो दे रहा है तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, कम हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो डिक्रीज पॉजिटिव चार्ज। ये कंसेप्ट आपको पता है कहाँ वैलिड होते हैं, जहां पे हमें पता नहीं होता कि क्या चीज करनी चाहिए, और मतलब जहां पे हाइड्रोजन नहीं है, जहां पे ऑक्सीजन नहीं है, तो वहां पे कैसे पता लगेगा गेनिंग या लॉसिंग हो रही है।
तो इस मेथड से वो चीज पता लगती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो एक्सेप्ट करते हैं मोर इलेक्ट्रॉन, और रिड्यूसिंग एजेंट गिव वन और मोर इलेक्ट्रॉन। तीसरा कंसेप्ट आता है ऑक्सीडेशन नंबर के कंसेप्ट में। वैसे सभी एक दूसरे से रिलेटेड है, ऐसा नहीं है कि ये कंसेप्ट है तो कहीं और पे कुछ और है। आप किसी किसी में तीनों चीजों को पहचान सकते हैं, किसी किसी मॉलिक्यूल में। ऑक्सीडेशन which is there an increase oxidation number, reduction decrease oxidation number। इनको चाहे चार्ट बना लो। आपको पता है आपका पेपर इवनिंग में होता है, तो मॉर्निंग में आपका ओवरऑल सा रिवाइज हो सकता है। तो रिवीजन के लिए आप छोटे कंपाइल नोट्स होंगे, कंपाइल तरीके से पढ़ेंगे तो वो आपको पढ़ने में आसानी होगी, चीजों को समझने में आसानी रहेगी। राइट, ऑक्सीडेशन which increase the oxidation number, reducing agent the substance decrease the oxidation number। ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। अब आता है ऑक्सीडेशन नंबर निकालें कैसे। ठीक है, तो अच्छा मुझे बताओ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है। कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, उसी के बेसिस पे कैलकुलेट हो जाएगा, आपको कोई बड़ी चीज नहीं करनी पड़ेगी। देखो, ग्रुप 1 का +1 रहेगा, ग्रुप 2 का +2 रहेगा, ग्रुप 17 का -1 रहेगा, ग्रुप 16 का -2 रहेगा। यही चीजें बार बार पूछी जाती हैं। सो जैसे कि ऑक्सीडेशन नंबर है H2O2O3, इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहता है, 0 रहता है। बाकी मैंने ये बता ही दी आपको। बाइनरी कंपाउंड में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहता है। वैसे तो हाइड्रोजन हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहता है, बट अगर ये उसी जैसे कि लिथियम हाइड्राइड उसी ग्रुप के साथ बॉन्ड कर रहा है, ग्रुप 1 के साथ ही बॉन्ड कर रहा है, तो बाकी ज्यादा पॉजिटिव एक्ट करेंगे, ये नेगेटिव एक्ट करेंगे। ऐसा क्वेश्चन बहुत कम आता है, बस ये याद रखना। फ्लोरीन का -1, इसी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि माना किसी एक एलिमेंट का आपको निकालने को बोला है ऑक्सीडेशन नंबर, तो जो नीचे होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसके ऑक्सीडेशन नंबर से, और दूसरे को हम x मान लेंगे। क्या मान लेंगे हम उसे, x मान लेंगे। तो जैसे कि H2SO4 है, माना इसमें सल्फर का निकालना है, तो x मान लिया, नीचे वाले से जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है उसे मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आ गई वो आ जाएगी। ये याद रखिएगा। और माना किसी में, अब माना आपको किसी क्वेश्चन में अगर कोई एग्जाम्पल होगा, अब देखो इसमें सल्फर है, इसमें नीचे दिया गया 2 और ऊपर x है, तो कैसे निकालेंगे, तो इसको 2x हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा। अब x से प्लस माइनस हो नहीं सकता नॉर्मल वैल्यू, तो ये अपोजिट साइड चल जाएगी और उस तरीके से ये। और माना कोई चार्ज ऊपर दिया है, वो अपोजिट साइड को हम लिख लेंगे। ठीक है, तो बस ये बेसिक चीज है, एक बार देख लोगे तो आ जाएगा, इससे कोई बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं आता है। राइट, बस ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अच्छा बताओ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम क्या होता है, किस टाइप की एनर्जी को किस टाइप में कन्वर्ट करता है, केमिकल टू इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिक टू केमिकल, E2C या C2E। अरे देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है, तो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी बदलती है। ठीक है, याद रखिएगा। देखो हम ये जो बीकर जैसा था, इसमें हम केमिकल लेते थे, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती थी। ठीक है, सो यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज यूज होता है। अच्छा, सॉल्ट ब्रिज में क्या डला होता है, ऐसा न्यूट्रल सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने में मदद करता है। राइट, अगर अच्छा बताओ बायो में अगर कहाँ से ऑब्टेन होता है, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी या ग्रीन एल्गी। रेड एल्गी। ठीक है, सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, जैसे कि हमने एक साइड जिंक सॉल्यूशन डाला, जिंक रॉड डाली, दूसरी जगह हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला, कॉपर रॉड डाली, दोनों में मतलब एक साइड इंक्रीज होगा
और इसका डिक्रीज होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में मदद होगी। ठीक है, बस इतनी सी चीज आपको याद रखनी है। सॉल्ट ब्रिज ऐसे हम अगर माना कई बार आ जाता है कि कैसे लिखते हैं इसे, तो Zn 2 पॉजिटिव। ठीक है, ये जो दो लाइनें ये सॉल्ट ब्रिज को डिफाइन करती है। दूसरे साइड हमने कॉपर CO2 पॉजिटिव कॉपर आ गया, इस साइड ऑक्सीडेशन हो रही है, इस साइड रिडक्शन हो रही है। तो ऐसे करके हमने एक सेल बनाया जिसमें कि हमने केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाई। और अब ये देखो हाफ ऑफ रिएक्शन हो रहा है ना, तो जब उसको हर चीज का अपना एक वैल्यू होती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो जब अंदर की ताकत, तो उसे हम नाम देते हैं, जब अंदर की ताकत को मेजर किया जाता है उसे हम नाम देते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल एनर्जी, उनकी ताकत कितनी है, तो हम इसे एनोड के अलग चेक करेंगे, ऑक्सीडेशन किस साइड हो रहा है वो चेक करेंगे, एंड रिडक्शन कैसे चेक करेंगे, दोनों का चेक करते हैं। अब पर अच्छा चेक कर ली, फिर भी हमने कैसे इसको डिफाइन किया, तो हमने एक वैल्यू ली, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से हमने वो वैल्यू निकाली, एक न्यूट्रल वैल्यू, इससे ऊपर होंगे तो ये एक्ट करेंगे, इससे नीचे होंगे तो ये एक्ट करेंगे। इसके बेसिस पे हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकाली, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ले लिया हमने हाइड्रोजन। ठीक है, तो ऊपर वाले स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और नीचे वाले वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब अपोजिटली ये चलेगा। हाफ ऑफ रिएक्शन में ये चीज हम देखते हैं। नेक्स्ट चीज आपको याद रखनी है, इलेक्ट्रोड मोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोड मोटिव फोर्स में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। ठीक है, रिड्यूस मतलब राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड। तो ऐसे हम उसकी फोर्स को निकाल सकते हैं। वैसे इसका क्वेश्चन नहीं आया है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं आपके जैसे कि बताइए कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है फॉस्फेट की, फिर क्या वैल्यू रहेगी, क्या फॉर्मेशन रहेगी, ऐसे जैसे क्वेश्चन आते हैं। कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन देखो इन जो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इनको जरूर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसी के बेसिस पे आप चीजें कर लोगे। देखो वही बोला ना, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हम बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ते हैं तो भी हम पास हो जाते हैं, क्योंकि 70 से 18 टाइम मतलब क्वेश्चन, मतलब सोचो 17 पेपर हुए। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, कितनी बार अभी तक 17 to 18 बार पेपर हो चुका है। तो 17 से अब हम मल्टीप्लाई करें 30 को, 30 क्वेश्चन आ गए तो 510 क्वेश्चन आ गए टोटल। अब 510 क्वेश्चन की हम डिटेल करें, पांच पांच मतलब उसके और पढ़ें, मतलब ज्यादा पांच टॉप पांच चीजें, तो आपके पास 2-2,500 3,000 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अगर इतने क्वेश्चन करते हो अच्छे से तो ऑब्वियसली आपका तैयारी हो जाएगी ना, क्योंकि हर क्वेश्चन में हम टॉपिक्स को भी डिटेल में डिस्कस करते हैं। इनफैक्ट जो मैंने सीरीज बनाई है पहले, अगर उनको देखेंगे तो उनमें तो मैंने ऐसा ही किया है, पूरी डिटेल एक्सप्लेन किया। तो वो 30 भी नहीं है, वो ज्यादा गिन लो उस क्वेश्चन को, तो बहुत ज्यादा डिटेल। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में आता है आपके आइसोटोप्स क्या होते हैं, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कौन से हैं, कौन सा रेडियो एक्टिव है, कौन सा हैवी वाटर की तरह यूज किया जाता है। फिर इसमें क्वेश्चन आता है हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। मुझे बताएंगे जो परमानेंट हार्डनेस होती है वाटर की वो किस वजह से होती है। कैल्शियम मैग्नीशियम के स्टीरेट, कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोन ये बताना है स्टीरेट की वजह से, क्लोरेट की वजह से होती है या बाइकार्बोनेट की वजह से होती है। बस इतनी सी चीज बता दो। राइट, क्लोरेट की वजह से होती है, क्योंकि बाइकार्बोनेट, जब भी बाइकार्बोनेट वर्ड आ जाएगा तो वो एक सॉल्युबल प्रोडक्ट होता है। याद रखिएगा क्या होता है, सॉल्युबल प्रोडक्ट। सो अच्छा बताओ वाटर की डाइपोल मोमेंटम और बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल ऑफ वाटर एंड डाइपोल मोमेंटम कितनी रहती है, वाटर की सबसे ज्यादा रहती है ना।
राइट 1.84 और बॉन्ड एंगल आ गया 104.5। तो हाइड्रोजन के बारे में डिस्कवर किया था हेनरी कैवेंडिश ने, नेम लेबोसियर ने दिया था। ठीक है, इसके 3 आइसोटोप्स आते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। तो कई बार पूछा जाता है बताओ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। तो वो चीज तो आपको पता है कैसे निकाल सकते हैं। प्रोटियम नॉर्मल वाटर, ड्यूटेरियम जब लग गया तो हैवी वाटर, ट्रिटियम हो गया तो ये रेडियो एक्टिव है, ये याद रखना। और लार्ज स्केल पे हम इसे बनाते हैं, उसे हम लैने प्रोसेस बोलते हैं। और फर्स्ट टाइम जिंक ग्रैन्यूल्स और सल्फ्यूरिक एसिड करके बना था। हाइड्रोजन की साउंड कैसे होती है, जब जब भी कोई काम कर रहे हैं, हम रिएक्शन कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन गैस जब रिलीज होती है तो कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती है? राइट, पॉप साउंड। और कार्बन डाइऑक्साइड से हिस साउंड। इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से हम इसे बनाते हैं। बाकी ये याद रखना, कार्बन प्लस वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2 बनता है, इसे हम वाटर गैस बोलते हैं। वाटर गैस भी तब बोलेंगे जब 1:1 रेशियो, एक 1 है ये भी 1 है। जब मिक्सचर है कोई, अच्छा है दो चीजें, बट ये नहीं है कि कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा अमाउंट में कम अमाउंट में, कोई मिक्स पता नहीं है फिक्स अमाउंट, तो उसे सिन गैस, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, वाटर गैस क्या है, सिन गैस क्या है, फॉर्मूला क्या है, 1:1 मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, वाटर गैस है, सिन गैस है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और जैसे वाटर गैस ली, स्टीम लिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन निकला, तो उसे हम बोलते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। बस इतनी सी चीज याद रखनी है। हाइड्रोजन बॉन्ड याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है, क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। स्मॉलर साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन, देखो दो टाइप के बॉन्ड बनते हैं, एक इंटरमॉलिक्यूलर और एक इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर होता है किसी और के साथ, जैसे कि हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ बना रहा है। इंट्रा आता है एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना रहा होता है। क्या होता है? एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना रहा होता है, उसे हम बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर। ठीक है, बाकी प्रॉपर्टी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। और माना H2 है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो ये लिक्विड है, सल्फर के साथ बना रहा है तो गैस है, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ जाता है। ठीक है, ये याद रखना। यूनिवर्सल सॉल्वेंट है इसका, क्योंकि इसका बिहेवियर ना डिपेंड करता है सिचुएशन पे, एसिडिक भी बिहेव करता है और बेसिक भी बिहेव करता है। फ्रीजिंग पॉइंट 273, बॉइलिंग पॉइंट 373, मैक्सिमम डेंसिटी इसकी 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। ठीक है, D2O को हम हैवी वाटर बोलते हैं। और आइस वाटर पे फ्लो करती है क्योंकि वो केज लाइक स्ट्रक्चर बना देती है, और पानी में वही चीज तैरती है जिसका डेंसिटी उससे कम हो, और बर्फ की डेंसिटी पानी से कम होती है, क्योंकि ऐसे ये स्ट्रक्चर बना रहा है। पर जब आइस आ जाता है तो बीच में वेकेंट स्पेस ज्यादा होता है, डेंसिटी कम हो जाती है। अब सोचो, कील डूब जाती है और लोहे से ही बना हुआ जहाज चल रहा होता है, वो इसीलिए डेंसिटी के कंसेप्ट के बेसिस पे ये चीजें चलती हैं। हार्डनेस दो टाइप की है वाटर की, एक हार्ड वाटर, वाटर डू नॉट प्रोड्यूस लेदर, और सॉफ्ट वाटर लेदर बनाते हैं, जैसे डिस्टिल वाटर, रेन वाटर। अब हार्डनेस दो टाइप की है, टेम्परेरी, देखो इस चैप्टर में यही चीज इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फिर से अगर एक बार रिवाइज करना है, उस दिन रिवाइज करना है, 2 घंटे में रिवाइज करना है, तो इसके जो शॉर्ट नोट्स है ना उन पे फोकस करना। ठीक है, लॉन्ग नोट्स को रहने देना, लॉन्ग नोट्स को तब टच मतलब लॉन्ग नोट्स पे तब जाना जब आपको लगेगा कि कंसेप्ट कि ये हमें नहीं पता लग रहा है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। अदरवाइज शॉर्ट नोट्स 80 to 90 पेजेस के हैं, 2 मेन पेजेस हैं। आप 2 घंटे लगोगे पढ़ने तो आपको रिवाइज कर लोगे आप आसानी से। ठीक है, बस ये सोच के करना है, नर्वसनेस होगी कुछ भी होगा, बस ये सोच के पढ़ना है कि मुझे अपना बेस्ट देना है, आई डू माई बेस्ट, बस ये सोच के। और हर घंटे मुझे अपना बेस्ट को इम्प्रूव करना है। ठीक है, खुद हो जाएंगी चीजें, डोंट वरी, बाकी कुछ टेंशन नहीं लेने पेपर देते ना।
टेम्परेरी हार्डनेस, दिस टाइप ऑफ हार्डनेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। और टेम्परेरी हार्डनेस इजिली रिमूव हो जाती है। परमानेंट, ये क्लोराइड किसके, सल्फेट कैल्शियम और मैग्नीशियम के, इजिली रिमूव नहीं होते। नॉन कार्बोनेट हार्डनेस है। अब ठीक है, हार्ड तो है, सॉफ्ट कैसे किया जाए। टेम्परेरी हार्डनेस को आप सिर्फ बॉईल करेंगे तो हो जाएगा, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मेथड से आप क्लीन अप करोगे, जिसे हम क्लैर्क मेथड बोलेंगे, तब भी क्लीन हो जाएगा। ये चीज याद रखनी है। परमानेंट की वॉशिंग सोडा यूज करेंगे, या हम आयन एक्सचेंज मेथड यूज करेंगे, ठीक है, जिसे हम परम्यूटाइड मेथड बोलेंगे, जिसमें कि हम जियोलाइट कैटलिस्ट लेंगे। तो जियोलाइट को हम शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट बोलते हैं, ये नाम याद रखिएगा। मैंने शेयर हाँ किए हैं, मैंने शेयर, नहीं मिलेंगे तो मैं फिर से शेयर कर दूंगी, ठीक है, नहीं मिलेंगे आपको तो मैं फिर से शेयर कर दूंगी आपको, नो प्रॉब्लम, आफ्टर क्लास, ठीक है। फिर आती है सिंथेटिक रेजन, आयन एक्सचेंज रेजन, ठीक है, और फिर आता है, इसमें फॉर्मूला पूछा था, कैलगॉन प्रोसेस, सिक्वेस्टेशन, कई बार इसके फॉर्मूला भी पूछा जाता है, ठीक है, कई बार इसके फॉर्मूले भी पूछे जाते हैं। कैलगॉन Na6P6O18, ठीक है, ये याद रखिएगा, पूछा जाता है कैलगॉन का यूज कहाँ पे होता है, तो ये वाटर की सॉफ्टनिंग के लिए यूज होता है। बहुत इजी चैप्टर है, कुछ ज्यादा है ही नहीं है इसमें। सो नाउ गोइंग टू नेक्स्ट चैप्टर। सो बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन तो आप ही करोगे अब आंसर। मिल्क शुगर, ठीक है, मैं शेयर कर दूंगी, ओके, नो प्रॉब्लम। लैक्टोज किस किस का मिक्सचर है, अब कुछ क्वेश्चन के फटाफट से सभी ने आंसर देने हैं। मिल्क शुगर पूछा मैंने किस चीज का मिक्सचर है, दूसरा माल्ट शुगर, ठीक है, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, राइट। माल्ट शुगर किसे बोलते हैं, माल्टोज को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि ब्रेन शुगर किसे बोलते हैं, ब्रेन शुगर, ब्लड शुगर, केन शुगर, ये बड़े याद रखने हैं आपको। ग्लैक्टोज, ब्लड शुगर आ गया ग्लूकोज, क्योंकि ब्लड में फ्लो ग्लूकोज ही करता है ना, ऐसी कॉमन सेंस लगा लेना, ठीक है। सो बायोमोलिक्यूल में अब लिविंग कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड, प्रोटीन, एंजाइम्स, लिपिड्स वगैरह सब आ जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेक्राइड आते हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज में हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर बनता है और फॉर्मूला सेम है, बट फ्रक्टोज में 5 मेंबर रिंग बनती है। तो ग्लूकोज में याद रखिएगा, जिसे 6 मेंबर रिंग बनती है, और हेक्सोज नेचर का होता है, ये पेंटोज नेचर का होता है। इसमें फंक्शनल ग्रुप CHO है और इसमें C डबल बॉन्ड O है, ये चीजें याद रखनी है। ओलिगोसेक्राइड 2 से ज्यादा, जिसमें डाइसेक्राइड आ जाते हैं, सुक्रोज, केन शुगर, सुक्रोज को तोड़ेंगे तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बनता है। कैसे लिंकेज होती है, ग्लाइकोसिडिक, ये चीजें याद रखनी है। इनवर्ट शुगर बोलते हैं, माल्टोज को माल्ट शुगर, शीट जर्मिनेशन में डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के मिक्सचर से बना होता है। फिर लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, ये रिड्यूसिंग शुगर है, हाँ ये भी याद रखना, कौन सा रिड्यूसिंग शुगर है, कौन सा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। फिर पॉलीसेक्राइड, पॉली मतलब मैनी, बहुत सारे, और ये मीठे नहीं होते, ठीक है। स्टार्च प्लांट में पाया जाता है, तो स्टार्च मिक्सचर होता है एमाइलोज एंड अमाइलोपैक्टिन का। एमाइलोज 20%, एमाइलोपैक्टिन 80%, ठीक है, एमाइलोज। और हाँ, अब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिएगा, एक क्वेश्चन पेपर मैं आपको आजकल सॉल्व करा दूंगी केमिस्ट्री का, और पहले मैंने सोचा था कि कल मैं आपको बायो का एक ही पेपर करवाती हूँ, मतलब बायो का ही करवाती हूँ, फिर आपको छुट्टी कर दूंगी। पर फिर मैं सोच रही हूँ जैसे बायो के हमारे 50 मिनट लग जाएंगे एक पेपर को सॉल्व करने के लिए, तो 50 मिनट में हम पहले बायो कर लेंगे और एक पेपर केमिस्ट्री का भी कर लेंगे कल,
ठीक है, ओवरऑल से आपका एक रिवीजन थोड़ा सा हो जाएगा तैयारी की। ठीक है, 1.5 घंटे में आपको फ्री कर देंगे, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं आपका। फिर आप उसके बाद आराम से थोड़ा तैयारी कीजिएगा। अगले दिन छुट्टी है, लेट उठिए, चाहे रात को पढ़िएगा, जैसा बेटर लगे। किसी को सुबह अच्छा लगता है, किसी को शाम को अच्छा लगता है। ठीक है, वैसे पढ़िएगा। लेकिन पहले तो मैं सोचा था 2-3 दिन पहले छुट्टी कर दूं आपको, पर मन नहीं मानता ना। पहले सोचा एक ही पेपर कराती हूँ, फिर सोचा दो पेपर करा देती हूँ। थोड़ा मतलब 1 घंटा पूरा भी नहीं लगता है बायो के पेपर करने में भी। वो तो डिपेंड करेगा हम कितनी डिस्कशन करेंगे। बाकी 50 मिनट में हो ही जाता है कंप्लीट। बाकी केमिस्ट्री, हाँ मैं सोच रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन पेपर कर लेते हैं, आपका ही रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, आपका ही रिवीजन हो जाएगा कल की क्लास में। क्वेश्चन पेपर करने से ना, मतलब टॉपिक नहीं करवाऊंगी, क्वेश्चन पेपर करेंगे। फिर आप भी एनालिसिस कर लेना कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। और दोनों दोनों केमिस्ट्री एंड दोनों मतलब बायो, दोनों का कल के पेपर कर लेंगे। एक पेपर तो आज भी डिस्कस करना है हमें। ठीक है, अभी हमारे पास टाइम बच जाएगा, इसके बाद उसमें हम वो कर लेंगे। देखो याद रखिएगा, इसमें एमाइलोज एंड माइलोपेक्टिन का मिक्सचर है। एमाइलोज आता है अल्फा लिंकेज। क्योंकि कई बार ना एक और चीज मुझे ध्यान आई कि प्रीवियस ईयर पेपर से ना कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं, और अगर डिटेल की हो, मैं इस तरीके से करवाऊंगी कि इसी तरीके से पहले क्वेश्चन आया है वो उस तरीके से पढ़ाऊंगी। क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन पेपर को 1 से 2 बार पढ़ा है, 2 से 4 बार वीडियोस बनाई है, तो मुझे याद है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो एक टॉपिक का कोई क्वेश्चन होगा तो मैं उससे ये भी रिलेटेड समझा दूंगी कि ऐसे पहले क्वेश्चन आए हैं, जिसकी वजह से आपको एक अच्छा सा मिल जाएगा सेटअप सा। ठीक है, एमाइलोज आ गया ब्रांच चेन अल्फा लिंकेज, और एमाइलोपेक्टिन 1,6 दोनों में फर्क है लिंकेज का। सेलुलोज मोस्ट ऑफ ए प्लांट में पाया जाता है। ग्लाइकोजन को हम एनिमल स्टार्च बोलते हैं, क्योंकि एनिमल्स में ये लीवर में स्टोर रहता है। टेस्ट के बेसिस पे हमने इसे 2 तरीकों से बांटा, एक शुगर एंड नॉन शुगर। रिड्यूसिंग नेचर के बेसिस पे जैसे कि फैलिंग एंड टॉलन रिएजेंट की वजह से जो टूट जाते हैं वो रिड्यूसिंग, जो टूटते नहीं वो नॉन टूटते हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज माल्टोज लैक्टोज। सुक्रोज स्टार्च सेलुलोज ग्लाइकोजन ये नहीं टूटते। तो आपको ये याद रखना है। आपको पता है बायोमोलिक्यूल आपका केमिस्ट्री बायो दोनों पर्पज से इंपॉर्टेंट है। टॉलन रिएजेंट क्या होता है, फैलिंग रिएजेंट क्या होता है, ये याद रखिएगा। टेस्ट एक बार देख लीजिएगा। फिर पॉलीसेकेराइड हमने कर ही लिया। ठीक है, प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन के बारे में बर्जीलियस ने बोला था, और प्रोटीन का छोटा यूनिट अमाइनो एसिड बन जाता है। फाइब्रस प्रोटीन, कैरेटीन जो स्किन में होती है, कोलेजन हमारे बोन्स में होती है, मायोसिन मसल्स में होती है, फाइब्रिन सिल्क में होती है। फिर ग्लोबुलर प्रोटीन, ये इंसुलिन है, हीमोग्लोबिन है, एंटीबायोटिक है, बनते हैं। अच्छा मुझे बताओ, हीमोग्लोबिन का कोर एलिमेंट कौन सा है? हीमोग्लोबिन का कोर एलिमेंट कौन सा है? राइट, आयरन। तभी तो बोला जाता है आयरन की दवाई खाओ, खून बढ़ाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ये रहने देना करने। ठीक है, बस प्राइमरी स्ट्रक्चर इंसुलिन का पढ़ते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर हम कैरेटीन का, टर्शियरी स्ट्रक्चर मायोग्लोबिन का, एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन का। ये चीज याद रखनी है। ठीक है, फिर एंजाइम्स याद रखना है। एंजाइम कॉम्बिनेशन है होलो एंजाइम प्लस सिंपल प्रोटीन का। ठीक है, होलो एंजाइम कॉम्बिनेशन है एक प्रोटीज पार्ट जिसे हम एपो एंजाइम बोलेंगे, दूसरा कोफैक्टर का। ठीक है, कोफैक्टर में दो चीजें आ जाती हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, स्मॉलर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, और टाइटली बाउंड होते हैं एपोएंजाइम से। कोएंजाइम आते हैं लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और ये लूजली बाउंड होते हैं एपोएंजाइम से। ये याद रखना है आपको। ठीक है, बस ये चीजें लिखी हैं। न्यूक्लिक एसिड के बारे में फ्रेडरिक मिशर ने बताया था, और इसके नेम अल्टमैन ने दिया था। न्यूक्लिक एसिड में आपके नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप आता है, जिसमें नाइट्रोजनस बेस में प्यूरिन, एडेनिन एंड ग्वानिन, पिरामिडिन में थायमिन, साइटोसिन, गिबरेलिन, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। बस ये तो बायो में हमने पता नहीं कितनी बार पढ़ा है, ये तो मैं फिर
यहाँ पे नहीं करवाने वाली हूँ, ठीक है। हाँ, विटामिन जरूर याद रखना, किससे आंखों की प्रॉब्लम होती है, किससे ये होता है, किससे हेल्थ अच्छी होती है, कौन से ब्लड से रिलेटेड है, कौन से स्टेरॉइड से रिलेटेड है, कौन सा वाटर सोल्यूबल है, कौन सा फैट सोल्यूबल है, क्योंकि ये कंसेप्ट आपका बायो केमिस्ट्री जी के तीनों उससे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया हमारा विटामिन। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, कि केमिकल्स होते हैं। अच्छा मुझे बताओ, प्रिजर्वेटिव क्या यूज करते हैं हम, कौन कौन से प्रिजर्वेटिव हम यूज करते हैं खाने को मतलब खराब ना हो उससे बचाने के लिए? विनेगर और बेंजोइक एसिड और कोई नया नाम आप बोल सकते हो, सॉल्ट, शुगर ये भी हम यूज करते हैं, ठीक है। अब केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इसमें थोड़े ड्रग से रिलेटेड चीज है। अच्छा मुझे बताओ, इनमें से कौन सा ड्रग है जो फीवर को कम करने के लिए रोल प्ले करता है? फीवर को कौन सा है जो कम करता है? राइट, एंटीबायोटिक्स। दूसरा, एलर्जी के लिए कौन सा रोल प्ले करता है? अब तो देखो आपसे पूछ लूंगी, हो गया काम। राइट, एंटीहिस्टामिन, ठीक है। अब मुझे ये बताएंगे कि कौन सा इन डाइजेशन के लिए यूज होता है? कौन सा इन डाइजेशन के लिए? राइट, एंटाइसिड। चलिए एक बार गो थ्रू हो लेते हैं। न्यूरोलॉजिकल, सबसे पहले एंटीड्रग न्यूरोलॉजिकल है, मतलब नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, जिसमें कि आपके आगे ट्रांसकुलाइजर, ट्रांसकुलाइजर नॉर्मल दिए जाते हैं, जो कि स्लीपिंग पिल्स वगैरह आ गई इसमें। एग्जाम्पल याद रखिएगा, जैसे इक्विलिन का क्वेश्चन आता है बहुत बड़ी। एनर्जेसिक, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रिलीफ के लिए होते हैं, जिसमें कि नार्कोटिक्स आता है, जो कि पॉपी प्लांट से ऑब्टेन होता है, पॉपी लीफ से। किसी और ऑब्टेन क्या होता है? ओपियम। ओपियम का डेरिवेटिव है मॉर्फिन। मॉर्फिन को और मॉडिफाई किया तो कोडीन बना, जो कि क्वाइट लीफ रहता है, हीरोइन, जिसे हम स्मैक के नाम से जानते हैं। पर ये डेंजरस है, ये हैबिट फॉर्मिंग रहते हैं। नॉन नार्कोटिक्स जैसे एस्प्रिन, जो ऐसे दिए जाते हैं बीमारी के लिए। एंटीबायोटिक्स आपको पता है फीवर को कम करने के लिए, पैरासिटामोल, एनर्जीन, बहुत सारी डिजीज है। एंटीमाइक्रोबियल, माइक्रोब्स को किल करने के लिए। एंटीबायोटिक जिसमें एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट। एंटीबायोटिक उसको दिए जाते हैं ह्यूमन वगैरह, इन लिविंग प्राणियों पे। फर्स्ट एंटीबायोटिक है एस्फेनेमिन, जो कि पाउल एरिच ने दी थी, सिफिलिस से रिलेटेड दी थी। फिर पेंसिलिन की बात करें तो अब ये भी कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सा ब्रॉड गेज है, कौन सा नैरो गेज है। ब्रॉड गेज का मतलब होता है जो सिर्फ एक पे, मतलब दोनों पे, ब्रॉड मतलब बड़ा, तो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया पे इफेक्ट करते हैं। बट जो नैरो है वो सिर्फ एक पे काम करती है, एक टाइम पे एक पे, जैसे पेंसिलिन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दी थी। अच्छा मुझे बताओ, पेंसिलिन कहाँ से एक्सट्रैक्ट की जाती है? पेंसिलिन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वेयर? फंगस। फंगस में भी कौन सी? राइट, ईस्ट से एक्सट्रैक्ट की जाती है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर आता है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक होता है माइक्रोब्स को किल करने के लिए जो यूज की जाती है। ये ना हम मतलब एंटीसेप्टिक जैसे कि आयोडीन है, 2 to 3% आयोडीन इन एल्कोहल एंड वाटर, ठीक है, तो उसे हम पावरफुल एंटीसेप्टिक करेंगे, मतलब इसे बोल सकते हैं टिंचर ऑफ ए आयोडीन, ये क्वेश्चन आया अभी था। और थोड़ा सा अमाउंट ऑफ ए H2SO, मतलब हाइड्रो, H2O2 ले ले, तो वो टिथ को साफ करने के लिए यूज किए जाते हैं। और वहीं अगर हम थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा दें, तो जब नॉन लिविंग के ऊपर अटैक करना हो तो डिसइंफेक्टेंट यूज होते हैं।
जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड, ये क्वेश्चन आया था। 40% सॉल्यूशन इज कॉल्ड फॉर्मेलिन, 0.2 सॉल्यूशन फिनोल एंटीसेप्टिक, 1% डिसइंफेक्टेंट। देखो ये फर्क है। फिर एंटी फर्टिलिटी ड्रग, जैसे कि प्रेगनेंसी नहीं करनी है किसी को, तो रोकने के लिए एंटी फर्टिलिटी ड्रग का यूज करते हैं। ठीक है, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, प्रेग्नेंट, नो लॉन्गर यूज कॉज ए ब्रेस्ट कैंसर, ऑस्ट्रेन नॉट वाइडली यूज, गोनेन मोस्ट फेवरेबल। सिंथेटिक की बात करें, इसमें मेस्ट्रेनॉल, इसके नाम नहीं आते, डोंट वरी। एंटाइसिड आ गया आपका सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये तो पता ही है क्या होते हैं। एसिडिटी हो जाए बॉडी में तो एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए रोल प्ले करते हैं। एंटीहिस्टामिन, केमिकल नेम मत याद रखिएगा, एलर्जी के लिए रहता है बस। फूड प्रिजर्वेटिव का याद रखिएगा, बेंजोइक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, फॉर्मूला भी देख लेना ना, हो सकता है आ जाए। टेबल सॉल्ट, शुगर, विनेगर, ये फूड कलर के नेम थोड़े अजीब भी हैं और आए भी नहीं है, तो रहने देना इनको। स्वीटनर्स का भी रहने देना। बस बस आपको इसमें यही याद रखना है, एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक क्या है क्या नहीं है, वही क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो अब मैं आपको वो बता रही हूँ ना, वो चीजें मतलब ऐसा नहीं कि हम बहुत डिटेल कर रहे हैं, मैं आपको वो चीजें बता रही हूँ मेनली जो कि आपके एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है, और मतलब इंपॉर्टेंट भी है कि इनसे क्वेश्चन आता ही है। वो चीजें जिससे कभी कभी क्वेश्चन आता है, वो चीज मैं बता भी नहीं रही हूँ, उसमें मैंने यही बोल रही हूँ कि बस इतना सा देख लेना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्या मतलब है? इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, और जो इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं उन्हें हम कंडक्टर बोलते हैं। एक आगे मेटेलिक, एक नॉन मेटेलिक। मेटेलिक करंट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। नॉन मेटेलिक इसमें आयंस के थ्रू होती है, जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आ गया आपके एसिड्स वगैरह, बेस वगैरह। वीक इलेक्ट्रोलाइट जिनमें इतनी पास आउट नहीं होती। फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कंसेप्ट हमने किया ही है, सेम एज इट इज है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमने किया। डैनियल सेल मॉडिफिकेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें हम एक ही बीकर में रिएक्शन करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने डिस्कस किया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। ईएमएफ हमने पढ़ लिया। देखो वही चीजें हैं, बट दो चैप्टर में इंक्लूडेड हैं, तो हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस काफी एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है। कई बार किसी चीज को क्लीन करने के लिए और कुछ करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, बस इतनी सी चीज याद रखनी है। सेम रेडॉक्स रिएक्शन वाले हैं। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स में कुछ स्टेटमेंट्स भी आपको याद रखनी है, जैसे कि रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज, यूनिट मोल पर लीटर या पर सेकेंड। ठीक है, अब इसमें दो लॉज पढ़ने हैं, एक पढ़ना है लॉ ऑफ मास एक्शन, दूसरा रेट लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन। मास एक्शन, किसी एक टेम्परेचर पे chemical reaction is directly proportional to molar concentration of a reacting species. ठीक है, जितनी उसमें स्पीसीज रिएक्ट करती है। और रेट लॉ बिहेव करता है रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितने उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट ऑर्डर। देखो इसमें ना यूनिट इंपॉर्टेंट है, या तो इसका न्यूमेरिकल आएगा हाफ लाइफ से। अब लास्ट टाइम है, हाफ लाइफ का न्यूमेरिकल आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो इस चैप्टर से आपने सिर्फ इसके यूनिट्स याद कर लेने हैं, जैसे फर्स्ट ऑर्डर के लिए पर सेकेंड, सेकेंड ऑर्डर के लिए पर मोल लीटर पर सेकेंड, थर्ड ऑर्डर के लिए पर मोल लीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर के लिए मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, वैसे गैसियस के केस में सेम। मॉलिक्यूलरिटी आता है कितने उसमें मोल्स पार्टिसिपेट करते हैं।
सो हाफ लाइफ पीरियड प्सीडो फर्स्ट ऑर्डर, मतलब लगता है फर्स्ट ऑर्डर है बट होता नहीं है। प्सीडो वर्ड जब भी है यानी फॉल्स की बात की गई। फिर आता है हमारा फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसमें विजिबल मतलब लाइट की प्रेजेंस में लाइट जरूरी होती है बस। एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा मुझे बताओ, अगर ई ए की वैल्यू ज्यादा है, हाई है, ठीक है, तो रिएक्शन फास्ट होगा या स्लो होगा? ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। क्या रहेगा? ई ए की वैल्यू अगर ज्यादा है, स्लो होगा। मैंने बोला था ना, देखो ये है ई ए ज्यादा, अब ये है इतना छोटा ई ए, तो अभी यहाँ पहुंचना है तो कहाँ से पहले पहुंचेंगे? इधर से पहले पहुंचेंगे। तो ई ए की वैल्यू कम है तो रिएक्शन फास्ट है, और अगर हाई है ई ए की वैल्यू तो रिएक्शन स्लो है। ये चीज याद रखना, ये हमने बायो में भी पढ़ा है। ठीक है, आपने देखा होगा, हमने वहां पे भी इसके बारे में डिस्कस किया था। सो बस इतनी सी चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। सो नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक, थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, एंट्रोपी की यूनिट बताएंगे जरा? यूनिट सिंबल तो है, जूल पर केल्विन। क्या है? जूल पर केल्विन। ठीक है, ये याद रखना है आपने। क्या जाता है? जूल पर केल्विन। नाउ चलिए वन बाय वन थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ लेते हैं एक बारी। सो थर्मोडायनेमिक्स, थर्म मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर में जो चेंजेस आ रहे हैं वो आ जाता है आपका थर्मोडायनेमिक्स के अंडर। और ये सब कुछ हम कहाँ मेजर कर रहे हैं? हम एक पर्टिकुलर जगह पे मेजर कर रहे हैं, तो जहां पे मेजर कर रहे हैं वो आ जाता है सिस्टम। अब इस चैप्टर में फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, गिब्स एनर्जी। अच्छा एक चीज बताओ, डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन कैसा है? स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? ठीक है, नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस है। यही डेल्टा जी ग्रेटर लेस देन एंथैल्पी को किससे डिनोट करते हैं? फ्यूजन क्या है? यही इस चैप्टर से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सो सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स। आइसोलेटेड सिस्टम, जहां पे आइसो मतलब पूरा बाउंड कर, कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा, इन विच कैन नाइदर एक्सचेंज मैटर नॉर एनर्जी। अब इसमें दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। अब सारों को याद रखना इतना आसान नहीं है, तो आपको मेनली पहचानना है कि क्या इसके अंदर बोला गया है। ठीक है, जैसे कि इसे पूछा जाएगा, एक्सटेंसिव मतलब जो अमाउंट पे डिपेंड करेगी, जैसे कि मास, वॉल्यूम, एंथैल्पी। ठीक है, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, फ्री एनर्जी, हीट कैपेसिटी, ये सारी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव जो एक बूंद की भी इतनी है, बड़े बूंद की भी उतनी है, वो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। टेम्परेचर, प्रेशर, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये सारे। ठीक है, अब प्रोसेसेस अलग टाइप के हैं। आइसोथर्मल, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। एडियाबैटिक में नो हीट लीव और एंटर द सिस्टम। आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट रहता है। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। ठीक है, साइक्लिक में अगेन रिवर्सिबल रिएक्शन आ गया, इरिवर्सिबल जो बैक एंड में होता। अब चलो,
अब बात आती है कैसे मेजर किया जाए। तो हम इंटरनल एनर्जी को चेक करते हैं। इंटरनल मतलब अंदर की ताकत, ठीक है, याद रखिएगा अंदर की ताकत क्या रहती है। सो नाउ इंटरनल एनर्जी की बात करें तो इसे हम यू से डिनोट करते हैं। पर आप बोलोगे यहाँ तो डेल्टा लिखा है, देखो डेल्टा यू, यू मतलब इंटरनल एनर्जी, डेल्टा मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में जो चेंजेस आया, जब चेंजेस वर्ड यूज होते हैं तो डेल्टा वर्ड यूज करते हैं। और ये नेगेटिव है तो नेगेटिव का मतलब बाहर जा रही है एनर्जी, ठीक है। इंटरनल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज लेस, ठीक है, और अगर प्रोडक्ट की ज्यादा है तो यानी पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू मतलब जो बनाना चाहते थे वो बन रहा है तो वो पॉजिटिव है, ठीक है। सो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, राइट। सो नाउ अब जैसे कि अब ठीक है, इंटरनल एनर्जी बढ़ती कम कैसे होती है, दो मेथड से, एक तो हीट से और एक वर्क से। हीट को डिनोट करते हैं क्यू से, क्यू अगर पॉजिटिव है तो हीट इज, देखो अगर पेपर को थोड़ा इजी मॉडरेट लेवल रखना हो तो आपको जो पहले वाले कंसेप्ट है उनसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। अगर पेपर को थोड़ा टिपिकल बनाना हो तो जैसे हीट एनर्जी, गिब्स एनर्जी, इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप ऐसा थोड़ी ना कर सकते कि सिर्फ ऊपर ऊपर का पढ़ा, माना टिपिकल आ गया तो थोड़ा सा, वैसे तो अभी का पेपर देखा जाए तो इजी था नॉन मेडिकल का तो, और पिछली बार का भी मतलब मेडिकल का इजी था। तो अब हमें तो तैयारी प्रॉपर करनी पड़ेगी ना। सो कई बार पता है क्या होता है कि हमें लगता है कि टिपिकल लग रहा है पेपर और होगा नहीं, और वो हो जाता है क्योंकि हमें चीजें आती हैं, हमें डर लगता है कि हमें नहीं आती होती, बट हमें माइंड में होती हैं चीजें अंदर। कई बार एकदम से कोई पूछता है ना तो हम घबरा जाते हैं कि क्या होगा, पर जब वहां पे बैठते हैं ना तो आपको पता है और ऑप्शन क्या है। इतने टाइम से पढ़ा, बेस्ट लगाना है ना, होगा तब भी नहीं होगा तब भी, कोई मार थोड़ी ना देगा नहीं होगा अगर। रिलैक्स माइंड से पेपर कीजिएगा, वरना ना पजल माइंड से पेपर करोगे तो कभी भी सही तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। और आती आती चीज बस ये सोचना है कोई बात नहीं, हमने अपना बेस्ट देना है, बस ये सोच के करना है कि हमने अपना बेस्ट देना है, रिजल्ट जो भी हो आई एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेंस जरूरी होनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो वरना पजल रहेगा माइंड। बस ये सोचना है कि आई डू माई बेस्ट, रिवाइज करना है, टेंशन होना जरूरी है, स्ट्रेस होना इज गुड, बट टू मच स्ट्रेस लूज योर कॉन्फिडेंस, याद रखिएगा। सो कॉन्फिडेंस लूज हो गया तो उससे आप चीजों को अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है कि बस बस ये सोच के करना है आई डू माई बेस्ट। पेपर में ये नहीं सोचना यार याद नहीं आ रहा, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, ये नहीं सोचना। पेपर में सोचना है पढ़ा तो था, क्या आंसर हो सकता है इसका, ये सोच के पेपर करना, ठीक है। क्या हो सकता है इसका आंसर, ये याद रखना कि अच्छा 2 दिन बचे हैं, कब मैं क्या क्या पढ़ूं, 3 दिन बचे हैं कब क्या चीज पढ़ूं, अच्छा ठीक है पढ़ लिया, इसके बाद नहीं देखना। रिलैक्स, डीप ब्रीथिंग करो, मन को शांत करो। याद रखिएगा ब्रेन में जितनी ऑक्सीजन जाएगी ब्रेन उतने अच्छे से वर्क करेगा, राइट। सो क्यू की पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब जो आप चाहते थे वो हो रहा है। तो हीट ट्रांसफर फ्रॉम साउंड, काम कहाँ हो रहा है, सिस्टम, तो अंदर हीट आ रही है तो पॉजिटिव, बाहर जा रही है तो नेगेटिव। वर्क भी वैसा है, अगर गैस एक्सपैंड कर रही है बाहर जा रही है तो नेगेटिव, और जो कम करने वाले थे वो कर रही है तो पॉजिटिव। फर्स्ट लॉ बोलता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो पहले तो सिर्फ थर्मोडाइनमिक्स को डिफाइन करने यू कंसेप्ट आया, फिर बोला नहीं यू अकेला नहीं डिफाइन करेगा, यू डिपेंड करेगा क्यू और डब्ल्यू पे, ठीक है। एंथैल्पी, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम। हीट कैपेसिटी आ गया। हेजल्स लॉ, हेजल्स लॉ बोलता है अब आपको मंजिल तक पहुंचना है, यहां से यहां, आप चाहे यहां से जाओ या रुक के जाओ, इट्स योर चॉइस, ठीक है, वो है हेजल्स लॉ। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो जो अपने आप हो रहे हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस जो जिनके लिए एफर्ट करना पड़ रहा है,
देखो कई बार क्या होता है कि आप सोचोगे यार इसने तो फर्स्ट टाइम दिया, इसका हो गया क्लियर, हम इतने टाइम से दे रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, हमसे क्यों नहीं हो रहा। तुक्का हमारा तो मेरी किस्मत देखोगे, मैंने सी टेट में मतलब इस वक्त 10 तुक्के, मैथ के क्वेश्चन करने का टाइम नहीं मिला, मैंने चलो ठीक है मार देते हैं तुक्के फटाफट, 10 में से एक भी क्वेश्चन ठीक नहीं है, एक भी नहीं। मेरे किस्मत ऐसी है कि जो मैं पढ़ूंगी वही मिलेगा, एक भी मेरे को लक मेरा काम नहीं करता कि हाँ ठीक है लगा दिया सही है। बट वो बात अलग है कि मेरे और सब्जेक्ट में अच्छे नंबर रह रहे हैं, तो मैथ का इतना मैटर नहीं करेगा। और वैसे भी मैंने पेपर तो स्कोरिंग के लिए किया था, तो वो टेंशन भी नहीं थी, इसलिए फ्री माइंड से भी क्वेश्चन कर पाई। इसीलिए मेरे साइकोलॉजी में भी 26 क्वेश्चंस ठीक हैं, और हिंदी और इंग्लिश में भी 26 ठीक है। साइंस का थोड़ा सा रह गया एक दो क्वेश्चन का, मैथ का तो क्या ही बोले, मैथ के रीजनिंग वाले क्वेश्चन ठीक है, बाकी कैलकुलेशन के लिए टाइम ही नहीं बचा। सो उसमें से मैंने 10 के तुक्के मारे, तो वो 10 के 10 गलत हैं। तो जो पढ़ा था एग्जैक्टली जिसके बारे में डिटेल, वही चीजें सही रही। सो वो भी होता है, कईयों के कई बार ऐसे लग जाते हैं तुक्के, पर मेरे लिए वो काम करता ही नहीं है। तो अपने मन से ध्यान से समझेगा, चाहे क्वेश्चन को छोड़ दो अगली बार करो, क्योंकि कई बार ना हमें लगता है ये आंसर होगा और दोबारा पढ़ते हैं तो फिर लगता है अच्छा ये चीज है, तो वैसे करना, और एक एक सेक्शन को लेके करना, ठीक है। और ध्यान में रखना कि आप राउंड साथ साथ लगा दो, वरना फिर बाद में लगाने लगते हैं इकट्ठे ना, तो आधे पीछे आगे पीछे पजल हो जाते हैं। एंट्रोपी, एंट्रोपी बोलता है कि अगर अपने आप काम हो रहा है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, तो वो बढ़ेगी। इसी चीज को साथ में लेते हुए हमारा सेकेंड लॉ आ जाता है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में एंट्रोपी इंक्रीज होती है। बट इसी में सिर्फ एंट्रोपी के बेसिस पे स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं बताएंगे, तो गिब्स का कंसेप्ट आया कि इसमें एंथैल्पी भी मैटर करेगी, एंट्रोपी भी मैटर करेगी, एंड टेम्परेचर भी मैटर करेगा। और ये पहले ये आया GH-TS, पर बोला नहीं ये तो सिचुएशन चेंज हो रही है, तो यहाँ पे हम वर्ड यूज करेंगे डेल्टा, ठीक है। तो ये बन गया गिब्स हेल्मट इक्वेशन, यूनिट जूल पर मोल। नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, जीरो है तो इक्विलिब्रियम, पॉजिटिव है तो डज नॉट फॉरवर्ड रिएक्शन। ये चीज याद रखनी है। फिर हमारा थर्ड लॉ आ गया, एट एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है कि बहुत लो टेम्परेचर रखें तो एंट्रोपी जीरो हो जाती है। ठंड में थोड़ी ना भागेंगे सारे आगे पीछे, तो ठंड में एंट्रोपी जीरो, ये याद रखिएगा। सो बस ये क्वेश्चन आए हैं थोड़े से। अब एनवायरमेंट पॉल्यूशन आपको पता है कि हमने कर ही लिया है, तो मैं अभी वही चीजें हैं सारी तो दोबारा तो नहीं करूंगी, पर मुझे बताएंगे ब्लैक फुट डिजीज किसकी वजह से होती है। मर्करी, लेड, कैडमियम, ब्लैक फुट डिजीज किसकी वजह से होती है। राइट, आर्सेनिक की वजह से। मरकरी की वजह से कौन सी डिजीज होती है। मरकरी की वजह से कौन सी डिजीज होती है। मैंने पूछा मरकरी की वजह से, मिनीमेटेसा डिजीज, ठीक है, मिनीमेटा डिजीज। फर्स्ट मैंने पूछा था ब्लैक फुट डिजीज, आर्सेनिक की वजह से होती है। किस वजह से होती है। आर्सेनिक की वजह से होती है ब्लैक फुट डिजीज। अब चलिए, अब हमारा ऑर्गेनिक वाला सेक्शन चल पड़ा, थोड़ा सा फटाफट सा रिवाइज करेंगे और फिर हम पेपर सॉल्व करेंगे, राइट। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड एसाइक्लिक, ठीक है, साइक्लिक रिंग वाले, होमोजीनियस, होमोसाइक्लिक मतलब एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक में बेंजोइन नॉन बेंजोइन, बेंजोइन मतलब रिंग बनती है, नॉन बेंजोइन रिंग नहीं बनती। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड यानी इसमें कुछ और एड ऑन है। फिर आता है आइसोमरिज्म, आइसो मतलब सेम, सेम क्या है, हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, इसमें स्केलेटन आ गया स्ट्रक्चर के बेसिस पे।
फिर आपका आता है पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप में पोजीशन चेंज है तो ये थोड़ा फास्ट करवाती हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन आया नहीं है। मेटामरिज्म आता है कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी सेंटर पॉइंट कहाँ पे, उसके बेसिस पे। टॉटोमेरिज्म की फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म डिफरेंट इन अरेंजमेंट और डायनेमिक, जैसे कीटो इनोल दो फॉर्म में रहते हैं और ये डायनेमिक रहता है, सिचुएशन के मुताबिक इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। अब दूसरी चीज आपको याद रखनी है, एनेंशियोमर क्या है, डायस्टेरियोमर क्या है। ठीक है, ये थोड़े से कुछ चीजें हैं जो कई बार पूछ ली जाती हैं। एनेंशियोमर मिरर इमेज होते हैं और डायस्टेरियोमर नॉन मिरर इमेज। सो ये याद रखिएगा। फिर आयुपिक नॉमेनक्लेचर में यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, तो मैंने आपके लिए एक शॉर्ट फॉर्म में इसे बनाया है जो कि आपको ध्यान में रखना है। अब वो मैंने पेज ऐड ऑन तो किया है, ढूंढना पड़ेगा कहाँ जैसे। हाँ, इसके बाद था। ठीक है, आपको सिर्फ वो 2-4 बार पढ़ लेना है, मतलब ये बोल सकते हो कि मैंने उसको बहुत कंप्रेस वे में आपके लिए बनाया है। सॉरी, काफी नीचे जाके है। अच्छा, तब तब तक मुझे बताओ, चलो आई गए इसके बाद। ये देखो, ये चीज 2 पेजेस में मैंने पूरा का पूरा समअप किया है। जिसको नहीं आता, मतलब नहीं समझ आ रही हैं चीजें, वो इस पेज को देख लीजिएगा। जैसे कि आयोपिक नॉमेनक्लेचर के 3 चीजें मैटर करती हैं, वर्ड रूट, सुफिक्स एंड प्रीफिक्स। वर्ड रूट में आ जाता है आपका, जैसे कितनी लंबी चेन है, कार्बन कितने हैं, 1 कार्बन मिथ 2 इथ 3 प्रोप 4 ब्यूट, फिर पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेको। फिर प्रीफिक्स आ जाते हैं जो पहले लगते हैं उसमें, जिसमें कि साइक्लिक रिंग आ जाती है प्राइमरी प्रीफिक्स में, सेकेंडरी में फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो नाइट्रो नाइट्रोसो एल्कोक्सी डाइजो एमाइनो, ये सारे आ जाते हैं। सुफिक्स मैंने पी से याद रखा था, पहले, जो पहले लगते हैं। सुफिक्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में आ जाते हैं आपके सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सेकेंडरी में एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एस्टर, एसिड क्लोराइड, एसिड एमाइड, नाइट्राइल, एमाइन। ऑर्डर की बात करें कि कैसे लिखेंगे आप, पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर प्राइमरी, वर्ड रूट, प्राइमरी सुफिक्स एंड सेकेंडरी सुफिक्स। इसके लिए मेनली आपको पता होना चाहिए ना कि कौन सी चीज किसके अंदर आती है। ठीक है, नहीं पता होगी तो आप नई चीज को कर पाओगे, राइट। सो इसके 9 रूल्स हैं। लॉन्ग चेन सबसे पहले देखेंगे। दूसरी बात, लॉन्ग चेन देख ली, पर जहां पे लोएस्ट लोकेंट हो गए, जहां पे कोई फंक्शनल ग्रुप कुछ भी अटैच है साइड वाइज, उसको पहले उस साइड से नंबरिंग करेंगे। नेम ऑफ ब्रांच ऑफ ए एल्केन, अल्फाबेटिकली ऑर्डर लिखेंगे, जैसे कि कोई ग्रुप है जिसमें CH3O लग रहा है और एक साइड इथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, तो अल्फाबेटिकली ई पहले आता है तो ई का नामकरण पहले होगा। और डिफरेंट एल्काइल ग्रुप इक्विवेलेंट पोजीशन पे हैं तो हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर उसका नामकरण करेंगे। ठीक है, रूल, लार्ज नंबर ऑफ ए सब्सटेंस जिस साइड को होंगे उस साइड से हम नामकरण करेंगे। नंबर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स, अगर कोई कॉम्प्लेक्स ग्रुप लगा है उसका नाम अलग से करेंगे। और माना पूरे ग्रुप में साइक्लिक और एसाइक्लिक कोई कंपाउंड है तो उसके बेसिस पे हम उसको अलग से डिफाइन करेंगे, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। अब देखो उसमें नेक्स्ट 3 टाइप के बॉन्ड होते हैं, पहले डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फिर साइड चेन को फोकस किया जाएगा। अगर फंक्शनल ग्रुप लगा है, देखो ये पूछा गया है कि, बोला गया है कि नामकरण आप कहाँ से, देखो आप स्कूल लेवल के तो है नहीं है कि आपको एग्जैक्ट लिखना है, आपको पेपर में ऑप्शन आएगी, ठीक है, कि किसको प्रेफरेंस दी जाएगी, इसमें से कौन सा सही है। तो आपको ये रूल्स भी याद होंगे ना, तो आप सही एक आंसर कर पाओगे। और मुझे लगता है कि मे भी आपको इस बार आयुपिक वाला क्वेश्चन आ जाए एक। तो अगर आप इन 2 पेजेस को भी अच्छे से देखो, देखो फंक्शनल ग्रुप आता है, फिर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, साइड चेन।
फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे आते हैं, सीक्वेंस इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपको आएगा भी नहीं, पर ये नाम इसलिए दिए हैं कि प्रेफरेंस, अगर किसी ग्रुप में दो फंक्शनल ग्रुप लगे हैं तो आप किस साइड से नामकरण करेंगे। तो प्रेफरेंस पहले COH को, फिर SO3H को, फिर एसिड एनहाइड्राइड को, एस्टर को, एसिड हेलाइड, एमाइन, नाइट्राइल, फिर एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, एमीन एंड ईथर। इस तरीके से आप फोकस करोगे, राइट। तो आपको ये चार्ट जैसा याद रखना है कि किसको आप प्रेफरेंस करोगे, ठीक है। सो ये आ जाता है। सो तो ये याद रखना है आपको, राइट। सो अब मैं कुछ कंसेप्ट पूछने वाली हूं आपसे। मुझे बताएंगे परमानेंट इफेक्ट किसे बोलते हैं। परमानेंट इफेक्ट किसे बोलते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक को या इंडक्टिव इफेक्ट को। परमानेंट इफेक्ट, राइट। नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट को बोलते हैं ये। देखो कार्बोकेटाइन क्या होते हैं, कार्बो एनायन क्या होते हैं, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो अब इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, परमानेंट इफेक्ट है। ऑलरेडी घर में कोई मेंबर है, उसकी वजह से जो पूरे रिएक्शन पे फोकस पड़ता है वो आ जाता है इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। देखो इंडक्टिव इफेक्ट ऑलरेडी है, तो ये दो टाइप का है। नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप लगा हुआ है जो, जैसे NO2, CN, COH, COR, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। फिर पॉजिटिव इफेक्ट, जैसे कि ग्रुप, बड़ा ग्रुप लगा हो। और टेम्परेरी इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जो कब कोई घर पे आता है उसकी वजह से घर की पूरी सिचुएशन पे क्या फर्क पड़ता है, वो आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ध्यान में रखिएगा, पॉजिटिव। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के लिए डबल बॉन्ड नेसेसरी रहता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के लिए डबल बॉन्ड जरूरी होता है। और इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन के लिए पाई बॉन्ड होना चाहिए, पाई मतलब डबल बॉन्ड होना चाहिए। बेकर एंड नैंथन ने दिया था। याद रखिएगा, जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा उतनी ज्यादा हाइपर कंजुगेशन में वो स्टेबल स्ट्रक्चर बनाएगा। देखो अगर कुछ और नहीं होता तो ये डेफिनेशन से हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, ये चीजें आपको अच्छे से लर्न कर लेनी है, बहुत ज्यादा जरूरी है ये, ठीक है, राइट। तो ठीक है, फिर बॉन्ड फ्यूजन, एक होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक। होमो में आ जाते हैं आपके फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल से क्वेश्चन आता है कि कौन सा स्टेबिलिटी है, इसमें टर्शरी ज्यादा स्टेबल है। फिर कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन में भी टर्शरी स्टेबल रहता है। कार्बो एनायन के केस में प्राइमरी ज्यादा स्टेबल होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ अब आपको इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स को लुईस एसिड एक्ट करते हैं। जो लुईस एसिड के एग्जाम्पल होंगे वो इलेक्ट्रोफाइल के होंगे, याद रखिएगा। और न्यूक्लियोफाइल रिच इलेक्ट्रॉन, जो लुईस बेस के एग्जाम्पल होंगे वो इसके एग्जाम्पल होंगे, याद रखिएगा। जो लुईस बेस के एग्जाम्पल होंगे वही इसके राइट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद बस एक चीज बचती है आपकी, SN1 एंड SN2। SN1 यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन है, 2 स्टेप में होता है, एक स्टेप में एक ही चीज होती है। बाई मॉलिक्यूलर SN2, 2 है ना, तो बाई मॉलिक्यूलर सिंगल स्टेप में होता है। बस इतना याद रखें, इसमें इन्वर्जन होती है और इसमें नहीं होती।
ये 3 पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। बाकी बस याद रहे या ना रहे, ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, ऑर्गेनिक के बारे में आपको जो चार्ट मैंने करवाया, कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ये चीजें नहीं भूलनी है, ये पक्की वाली ध्यान में रखनी है। ये ध्यान में होगी तो आप चीजों को अच्छे से कर पाओगे, राइट। तो ये तो था आपकी आज की क्लास के बारे में, जिसमें कि 1 आवर में हमने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कर लिए, जो कि आपको अगर पेपर में आते हैं ये कुछ टॉपिक्स, तो यही चीजें आएंगी और इससे गो थ्रू जरूर होना, क्योंकि कई बार हो जाता है कि थोड़ा सा टिपिकल पेपर आ गया और हम नहीं कर पाते हैं, और अच्छे से करने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा, राइट। सो आई होप कि आपको चीजें अच्छे से समझ आई हूँ, अपने अंडरस्टैंड की हूँ, और केमिस्ट्री का आप अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से करोगे, और क्योंकि इससे टिपिकल चीजें नहीं आती हैं, अभी तक काफी टाइम से देखा गया, आए 2-4 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, बट उससे ज्यादा टिपिकल चीजें नहीं आती हैं, राइट। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा। 3 वीडियोस हैं, 3 वीडियोस को 3 लेक्चर में हमने फिनिश किया है। आई होप कि आपको चीजें समझ आई होंगी।